हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अगला पार्ट कवर करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि फोर्स होता क्या है, देन हम लोगों ने स्टडी किया था कि फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, यानी कि दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पूरा स्टडी कर लिया था कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कि कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे क्या देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अगर तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा गया था कि सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि बिना बॉडी कॉन्टैक्ट में आए जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगाता है, तो वो क्या कहलाता है सर, वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि बिना कॉन्टैक्ट में आए। इसमें आपका चार टाइप है। चारों टाइप क्या क्या है सर? तो पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड आपका टाइप है सर मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद मेरे भाई आपका टाइप आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो। कैसा पार्टिकल? तो चार्ज पार्टिकल। अब आप लोग जानते होंगे कि चार्ज बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है सर, निगेटिव चार्ज। तो जब चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा, ठीक है, यानी कि एक बार वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक बार एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, तो उस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को अपन क्या कहते हैं, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर थोड़ा सा और हम फर्दर डिस्कस करें, खैर चार्ज आपका 10th का सिलेबस है, बट अगर हम इसमें बात करना चाहें तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं सर, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि डिफरेंट नेचर का चार्ज जो होगा वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रिपल्सन अट्रैक्शन करेगा, और जो सेम नेचर का होगा यानी ये प्लस ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्सन करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो इनके अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना कांटेक्ट में आए चार्ज पार्टिकल के बीच में लग जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं सर, और अगला हमारा जो फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेट्स, चुंबक में लगने वाला फोर्स। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि कोई भी फोर्स, ऐसा फोर्स जो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो वैसे मटेरियल जो क्या करें सर, आपस में अट्रैक्शन या फिर क्या करें, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो जिनका, यानी कि वो आपस में अट्रैक्शन करें। ठीक है, किसके कारण? तो मैग्नेट हो या फिर उनके अंदर अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसके कारण अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है सर, वो फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में, अगर आप दो मैग्नेट्स को, वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि अगर दो मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो एक समय पर वो क्या करता है, एक दूसरे को वो खींच लेता है, या फिर आयरन को हम क्या करते हैं, मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेट उससे क्या कर जाता है सर, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही मैग्नेट को हम अगर सेम पोल को, यानी कि सेम जैसा शेप हो, अगर एक साथ अट्रैक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागता है। ठीक है, तो ये जो बीच में उनके फोर्स लग रहा है ना मैग्नेट्स के बीच में,
या फिर मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। खैर ग्रेविटेशन आप लोग को इस पूरे चैप्टर ही है, आप लोग का ग्रेविटेशन 9th में जो कि पढ़ना है हम लोग को, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मासेज। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है सर, अट्रैक्शन कराता है। बाकी सारे फोर्सेज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कराता है, सिर्फ अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, तो केवल मासेज के बीच में। यानी कि अगर एक मास दूसरे मास से हमेशा क्या करता है, अट्रैक्शन। यानी अगर आपसे कोई बोले कि मास के बीच में क्या होता है, तो मास के बीच में सर ओनली अट्रैक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि अर्थ पर अट्रैक्ट कौन कर रहा है सर, ये जो एप्पल है, आप देख सकते हैं इमेज में कि एप्पल क्या कर रहा है सर, नीचे फॉल कर रहा है, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारा अर्थ सरफेस जो है इस एप्पल को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो भी बॉडी, जब दो मास आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट फोर्स टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट का, वो है कौन, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि वैसा फोर्स जो कि एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में लगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक मान लीजिए एटम है, तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग इतना समझिएगा, एटम है एक कोई भी, उसके अंदर क्या होता है सर, सेंटर में आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको आप यहाँ समझें तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर ये जो रिवॉल्व कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इनको बांध के रखे हुए है इस तरह के फॉर्मेट में, इस तरह के क्या बोलते हैं, एक तरह के अरेंजमेंट में जो बांध के रखे हुए हैं एटम्स के बीच में जो फोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और एटम्स में क्या क्या होते हैं सर, तो एक तो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर कौन घूमता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सर। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोगों ने देख लिया और टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम सर डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने जो लॉ दिया था, और सर आइजैक न्यूटन कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे लॉज को स्टडी करेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हम उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने पेश है न्यूटन्स का पहला लॉ, यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, पहला लॉ ये है कि अगर, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में सर, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अनलेस, कब तक सर, जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये देखिए बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं, थोड़ा सा लॉ में चेंज है कि क्या, कैसा फोर्स होना चाहिए सर, अनबैलेंस, यानी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड किया जाए, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अब बैलेंस होगा तो फिर तो वो जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रह जाएगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा पार्टिकल। इसीलिए कैसा फोर्स होना चाहिए सर, तो वैसा फोर्स होना चाहिए जो अनबैलेंस हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना अप्लाइड किया जाएगा तब तक
वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। अब यहीं से एक टर्म आता है, इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहीं से कंसेप्ट आया एक टर्म, इनर्शिया क्या होता है भाई साहब, ये जरा बता दीजिए। ठीक है, इनर्शिया क्या होगा? तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है, किसका? मेरा तो नहीं। इनर्शिया एक टेंडेंसी है अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वेदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी जो टेंडेंसी है ना कि ताकि वो अपने उसको डिस्टर्ब ना करे अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अगर कोई पार्टिकल अपना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, उस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इनर्शिया। सिंपल समझिए कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लेसर द मास लेसर द इनर्शिया। यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि वो जो अपने पोजीशन है उस पोजीशन में रहने की टेंडेंसी जो होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल समझिए, अगर मान लीजिए आपके सामने एक कोई मोटा बालक है और एक पतला बालक है, ठीक है, फॉर सपोज अगर आप किसी मोटे बालक को धक्का देते हैं और किसी पतले बालक को धक्का देते हैं, दोनों अभी रेस्ट में हैं, दोनों की टेंडेंसी क्या है? दोनों क्या चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। पर आप जो फोर्स लगाइएगा मोटे वाले बालक पे और जो पतले वाले पे, तो पतला वाला जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मोटा वाला क्या होगा सर? चांस कम है उसको डिस्टर्ब होने का। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया, उसकी मास क्या है? ज़्यादा है, तो अपने पोजीशन को रेसिस्ट करने का, अपने पोजीशन पर रहने का उसके पास कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है एज ए कंपेरिजन टू पतले वाले इंसान के। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, यानी कि बॉडी का जो मास है ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनर्शिया के। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ये याद रखिएगा, और लेसर द मास लेसर द इनर्शिया, यानी कि जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगा अपने पोजीशन पे बने रहने का, और जिसका मास कम होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। और वही टेंडेंसी को हम लोग अपन क्या कहते हैं भाई? अपन कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ एप्लीकेशंस है आपका। किसका एप्लीकेशन है? तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बहुत सारा एप्लीकेशन है, लॉ तो हम पढ़ चुके हैं। क्या कहता है एप्लीकेशन? पहला ये है कि पैसेंजर इन ए बस हैज़ ए टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इनसाइड ए बस ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण पैसेंजर क्या करता है? अगर बस में बैठा है तो कंटिन्यूसली क्या चाहता है कि अगर बस जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चले, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो वो आगे की ओर क्या करता है सर? बेंड कर जाता है, क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी होती है, जिस टेंडेंसी में वो रहना चाहता है, वो क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप जब किसी कारपेट को हीट करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कारपेट रखा हुआ है वो रेस्ट में है, उसको जब हीट करते हैं तो क्या करता है सर? अचानक मूवमेंट करता है और उस पर से जो डस्ट है जो अपने इनर्शिया में बना हुआ है, रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बना हुआ है, वो क्या कर जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अपने टेंडेंसी को क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। कब? जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं। उसी तरह से जब आप किसी ट्री को शेक कीजिएगा यानी हिलाइएगा, तो जब ट्रू एंड फ्रो मोशन होगा आगे पीछे, तो जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स क्या कर जाएंगे सर? पहले तो वो रेस्ट में थे ड्यू टू अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद ये क्या कर जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनर्शिया बेसिकली 3 तरीके का हो सकता है। एक तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, मोशन का मतलब कि वो अपने पोजीशन पे बना रहना चाहेगा, जिस मोशन में वो चल रहा है, जिस यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रहा है उसी में वो चलना चाहेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कि वो अपने जिस पोजीशन पे है रेस्ट में उसी पर बना रहना चाहेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो कंटिन्यूसली क्या चाहेगा? कि हम अपने उसी डायरेक्शन में चलें। पर हाँ, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके क्या कर सकते हैं? उसके
डायरेक्शन को, उसके रेस्ट पोजीशन को या फिर उसके मोशंस को क्या कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। आई होप आप लोगों को न्यूटन्स का पूरा फर्स्ट लॉ क्लियर होगा। तो थोड़ा सा हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एक टॉपिक देखेंगे सर, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो अगर हम बात करें मोमेंटम का सिंपल डिफिनीशन है कि ये प्रोडक्ट होता है सर मास और वेलोसिटी का। आप खुद समझिएगा, थोड़ा एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल जिसकी मास m है और वो रेस्ट में है, तो रेस्ट पार्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। समझिएगा, फॉर एग्जांपल है ये कि रेस्ट में कोई पार्टिकल है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर वही पार्टिकल को हम क्या करते हैं सर, वेलोसिटी दे दें। आप इसको गन से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक गन है, ठीक है ना, और इसमें बुलेट लगा हुआ है सर, तो अगर ये मान लीजिए बुलेट जब तक फायर नहीं हुआ है, यानी कि बुलेट जब तक रेस्ट में है, तो उस बुलेट की कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही बुलेट चलेगा, यानी कि जैसे ही बुलेट का जो मास है उसको हम अगर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो बुलेट आगे जाके जिसको भी लगेगा वो कमाल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि रुके हुए चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको उसके मास को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें जो टर्म मेरे सामने नया आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम एक प्रोडक्ट है मास और किसी पार्टिकल के वेलोसिटी का। मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं P से, P इज इक्वल टू M इंटू V। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें हम, तो ऐसा यूनिट जो मोमेंटम का होगा वो आपका हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड। मास का kg, स्पीड का मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर अपन बात करें कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है सर, तो मोमेंटम आपका है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो अगर किसी का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी क्या होगा सर आपका, वो आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कल भी हम वेक्टर और स्केलर का चर्चा किए थे पहले वाले लेक्चर में, तो आप लोग जरूर से सर पहला लेक्चर देखिएगा, देन इसको आप लोग देखिएगा तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अगर उसका मास कितना है 4500 ग्राम और वह कितने से मूव कर रहा है, तो 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। अगर मान लीजिए बॉडी का मास कितना है 4500 ग्राम, तो इसको बेसिक यूनिट में लेके आएंगे, यानी कि मास को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर 4.5 केजी। अगर अपन इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम करते क्या हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5/18। इट मीन्स कि ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम आसानी से कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू V, यानी कि 4.5 इंटू 20, यानी कि इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉइंट हटेगा तो जीरो ख़त्म, यानी कि आपका हो जाएगा 90 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, हैविंग मोमेंटम, उसका मोमेंटम कितना है सर 200 kg मीटर पर सेकेंड, तो उसकी आपको बताना है क्या, उसका वेलोसिटी बताना है। अब ये क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है सर। तो कैसे निकालेंगे, तो बॉडी का मास दिया हुआ है कितना है 10 kg, इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, और इसका मोमेंटम कितना है 200 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है। तो P इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/m, यानी कि 200/10 kg। तो ये उड़ा कितना आया सर 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम है। आई होप आप लोगों को मोमेंटम तक क्लियर होगा। तो सर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों तक क्या करना है सर, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।